channel Bio School. I'm your educator Himani. This is the 13th lecture of the lecture series Molecular Basis of Inheritance. Make sure कि आपने पहले के भी सारे वीडियोस देखे हो ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी मेंटेन रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जेनेटिक कोडॉन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स एंड टीआरएनए। राइबोसोम्स एंड टीआरएनए ये ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंट मशीनरी है, राइट। अभी नेक्स्ट क्या हम लोग देखते हैं राइबोसोम के बारे में। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इज द राइबोसोम। अब प्रोटीन जो भी सिंथेसाइज होता है, हमने देखा था कि डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से हम क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड की चेन, मतलब जो अल्टीमेटली जो बनता है वो प्रोटीन ही बनता है। ओके, तो क्या वो है कि जब आरएनए से जब हम अमीनो एसिड की चेन बनाते हैं तो जो अमीनो एसिड की चेन कौन बनाता है, वो बनाता है राइबोसोम। राइबोसोम, राइट। जैसे आरएनए में आरएनए पॉलीमरेज पार्ट कर लेता है, या फिर डीएनए बनाने में जब डीएनए की रेप्लिकेशन होते हैं तब डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज पार्ट लेता है, वैसे ही अमीनो एसिड की चेन बनाने के लिए राइबोसोम ये पार्ट लेता है। ओके, The ribosome consists of structural RNAs and about 80 different proteins. अभी जो राइबोसोम्स है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल आरएनएस भी होते हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट आरएनए प्रोटीन्स भी होते हैं। हम इनको क्या करेंगे, ये जो आरएनएस जो राइबोसोम में प्रेजेंट है इसको हम लोग कहते हैं आरएनए, एंड जो प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं इसको हम लोग कहेंगे आर प्रोटीन्स, आर फॉर राइबोसोम। हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए में देखा है। आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं मेन, ऐसे तो बहुत सारे आरएनए पर मोस्टली हम लोगों ने क्या कौन से 3 टाइम देखे थे, एक तो टीआरएनए देखा था, एक एमआरएनए देखा था एंड आज ये है आरआरएनए। आरआरएनए है जो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। In its active state, it exists as two subunit, a large subunit and a small subunit. ओके, इनएक्टिव स्टेट में क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट का होता है। ओके, एक तो ये लार्जर सब यूनिट का है एंड ये एक स्मॉल सब यूनिट का है। यहाँ पे राइबोसोम का जब मैं ये पिक्चर लगाया है इसमें दिया है कि ये लार्ज सब यूनिट है एंड ये स्मॉल सब यूनिट है। पर ये ये जो सब यूनिट्स हैं वो अलग होते हैं इनएक्टिव स्टेट में, राइट। जब वो इनएक्टिव स्टेट में होता है तब ये 2 सब यूनिट अलग अलग होते हैं, पर जब ये एक्टिव स्टेट में आते हैं, एक्टिव स्टेट में आते हैं तब ये क्या होता है कि ये जो लार्ज सब यूनिट है वो स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड कर लेता है। ये ऐसे इसमें यहाँ पे दिखा है कि ये देखिए ये जो नीचे है स्मॉल सब यूनिट है, उन ऊपर है वो जो लास्ट सब यूनिट है, लास्ट सब यूनिट है। ये कौन से केस में होता है, ये एक्टिव केस में। अब ये एक्टिव एंड इनएक्टिव का क्या कब रोल आता है कि जब ट्रांसलेशन नहीं होता है तब वो इनएक्टिव केस में होता है, तो जब ट्रांसलेशन एक्टिव होता है तब वो एक्टिव केस में आ जाता है। ओके, तब मतलब ये 2 सब यूनिट्स बाइंड हो जाएंगे। When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of the mRNA to the protein begins. अभी क्या होता है कि हम लोग आगे के ट्रांसलेशन के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि जब ये एक सपोज एम आर एन ए है एंड एम आर एन ए में ये एक स्मॉल सब यूनिट आएगा। ओके, स्मॉल सब यूनिट आएगा एंड जब ये स्मॉल सब यूनिट एम आर एन ए में जाके बाइंड करेगा तभी जाके ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस बिगिन्स होगी। एग्जैक्टली बिगिन होगी या फिर स्टार्ट हो जाएगी। कब होगी, जब ये स्मॉल सब यूनिट ये एमआरएनए में एमआरएनए पर बाइंड हो जाएगी। तो क्या लिखा है कि व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स मतलब एक आप पकड़ सकते हो कि बाइंड कर लेना। एनकाउंटर्स एंड एमआरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन। The ribosome also acts as a catalyst 23S-rRNA in bacteria in the enzyme ribosome for the formation of the peptide bond. अभी ये जो राइबोसोम ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। कैटलिस्ट मतलब ये एक एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, एंजाइम की तरह। कौन सा एंजाइम, ये राइबोसोम, इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है वो एक राइबोसोम, ये एक एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। एंजाइम का क्या होता है कि कैटलाइज करना, मतलब कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई भी रिएक्शन को करने के लिए, होने के लिए, कैटलाइज करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि बैक्टीरिया में होता है, इन बैक्टीरिया। और ये किसके लिए होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। जनरली पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होते हैं, ये जो 2 सपोज अमीनो एसिड है, ये सपोज 3 अमीनो एसिड है तो इनके बीच में जो बॉन्ड है
इसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन राइबोजाइम हेल्प करता है, राइबोजाइम हेल्प करता है। राइबोजाइम ही क्या है, ये एक राइबोसोम है जो एक एंजाइम की तरह काम करता है। ये किस में है, बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया में होता है। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 3 sites in the last subunit for subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for the formation of a peptide bond. अभी ये मैं यहाँ पे साइट्स बता दूंगी, पर वो साइट का क्या रोल होता है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे लास्ट सब यूनिट है, ये वाला लास्ट सब यूनिट है, इसमें 3 साइट्स होते हैं। ये एक तो है ई साइट्स, ये सेकंड है पी साइट, एंड ये जो थर्ड है इसको हम लोग कहते हैं ए साइट। यहाँ पे दिया नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग ए साइट। अभी ये तीनों साइट का क्या रोल है, हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें ये 3 साइड्स के रोल आएंगे। तो फिलहाल हमको यही याद रखना है कि लास्ट सब यूनिट में 3 साइड्स होता है, ई साइड, पी साइड एंड ए साइड। ओके, ये तो हुआ राइबोसोम। ओके, अब राइबोसोम की अगर बात करें तो हमको ये पता है कि जैसे बैक्टीरिया में भी राइबोसोम होते हैं, एंड देन यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम होते हैं, राइट। पर इसमें बैक्टीरिया में कौन सा 70S राइबोसोम होता है, एंड यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टीआरएनए के केस में। The presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to a specific amino acid. The tRNA, then called as sRNA, soluble RNA, was known before the genetic code was postulated. अब जो tRNA है उसको ही हम लोग sRNA कहेंगे। sRNA मतलब soluble RNA। ओके, tRNA का मतलब क्या होगा कि ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अभी ट्रांसफर आरएनए नाम से ही पता चला है कि ये कुछ तो भी ट्रांसफर कर रहा होगा। एंड ये ट्रांसफर आरएनए बेसिकली ये क्या है कि ये सोल्यूबल आरएनए है। ओके, एंड ये जो टीआरएनए ये एक एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ओके, ये एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, एंड ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को भी बाइंड करता है। tRNA has an anticodon loop that has base complementary to code, and it also has an amino acid acceptor end to which it binds to the amino acid. अभी क्या होता है कि जैसे हम लोग tRNA के अगर डायग्राम पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि tRNA में 3 लूप है, जैसे डी लूप, टी लूप एंड एंटीकोडॉन लूप। अभी ये डी लूप, ये टी लूप एंड डी लूप का इतना रोल एनसीईआरटी में नहीं दिया है। जैसे एंटीकोडॉन लूप का हमको दिया है कि जैसे एंटीकोडॉन लूप में क्या होता है कि इसमें 3 एंटीकोडॉन्स होते हैं, यहाँ पे 3 एंटीकोडॉन्स होते हैं, एंड यहाँ पे 3' एंड पे एक एक्सेप्टर एंड होता है। ये जो 3' एंड है यहाँ पे लिखा है कि अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, तो इसको ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्टर एंड। ये क्या होता है हम लोग देखेंगे। अभी जैसे क्या होता है कि टीआरएनए का रोल होता है ट्रांसलेशन में। ओके, ये एमआरएनए है, राइट, ये एमआरएनए एंड यहाँ पे कोडॉन्स हैं। ओके, अभी जैसे ये 3 का कोडॉन, जैसे ये फर्स्ट 3, ये सेकेंड, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो कोडॉन्स है वो यूजुअली तो ये 3 बेसिस के होते हैं। ओके, तो जैसे अगर हमने ये वाला अगर कोडॉन कंसिडर करते हैं जीएजी। ओके, अब जीएजी, अब ये तभी कॉम्प्लीमेंट होगा, ये कॉम्प्लीमेंट है तभी तो ये अटैचमेंट होगा। ये अटैचमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। अब जीएजी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीएजी का कॉम्प्लीमेंट होगा सी यू सी, राइट, सी यू सी इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो टी आरएनए के एंटीकोडन में ये सी यू सी होना चाहिए तभी जाके ये कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। जैसे सी जी के बीच में 3 बॉन्ड है, ए यू के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, सी जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये अटैचमेंट कब होगा, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ओके, इसलिए जी ए जी के अगेंस्ट वही टी आर एन ए आएगा जिसके पास सी यू सी एंटीकोडॉन है। ओके, सी यू सी एंटीकोडॉन है। एंड हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हमने जेनेटिक कोडॉन का चार्ट देखा था। ओके, हमने जेनेटिक कोडॉन का चार्ट देखा था, उसमें हमने सारे 3 के सेट्स के हमने कोडॉन देखे थे। अभी इसमें सी यू सी है। ओके, अभी इसमें सी यू सी है एंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री है जी ए जी। जैसे सी यू सी है एंड इसके कॉम्प्लीमेंट है जी ए जी। ओके,
तो अभी ये टीआरएनए क्या है कि ये इसके लिए अमीनो एसिड लेके आएगा, ये जीएजी के लिए अमीनो एसिड लेके आएगा। तो जीएजी का अमीनो एसिड किसके लिए कोड करता है, ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, ये करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए। ओके, तो इसलिए ये टीआरएनए क्या करेगा, ये 3' एंड पे ग्लूटामिक एसिड लेके आएगा, ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे अटैच होगा। ओके, ऐसे अटैच होगा एंड ये लेके आएगा। इसको एक्सेप्टर एंड क्यों कहते हैं, एक्सेप्टर एंड मतलब ये कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये अमीनो एसिड का अटैचमेंट साइट है। ओके, यहाँ पे कोडॉन क्या है, जीएजी, जीएजी का कोड, जीएजी किसके लिए कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए। इसलिए ये 3' एंड पे ग्लूटामिक एसिड अटैच हो जाता है एंड ये जो टीआरएनए है वो यहाँ पे, ये जो टीआरएनए है ये ग्लूटामिक एसिड को यहाँ पे लाके यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड लगा देता है। ओके, यही है टीआरएनए का कंसेप्ट। ओके, टीआरएनए में एंटीकोडॉन लूप होते हैं जो हमने देखा, दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, कोड के बेसिस में हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है एंड इट आल्सो हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ये एक्सेप्टर एंड है टू विच इट बाइंड्स टू द अमीनो एसिड। ओके, टीआरएनए स्पेसिफिक वो ईच अमीनो एसिड एंड हर अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए बहुत स्पेसिफिक है। जैसे 20 अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, राइट, हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स है तो हमारे पास 20 टीआरएनएस भी होंगे अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट टीआरएनएस है, डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट टीआरएनएस है। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर टीआरएनए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो एयूजी है उसको हम लोग कहते हैं इनिशिएटर कोडॉन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशिएटर कोडॉन। अभी एयूजी के लिए जो टीआरएनए है वो भी एयूजी का ही लगेगा, एयूजी का, तो इसको इसके इसके लिए हम लोग ये नाम देंगे इनिशिएटर टीआरएनए। स्पेसिफिकली जैसे हमने ये देखा था कि ये एयूजी है वो यूनिवर्सल कोडॉन है, इनिशिएटर कोडॉन है, राइट, यूनिवर्सल होता है। तो मतलब ये बैक्टीरिया या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसलेशन के टाइम पे एयूजी से ही स्टार्ट होगा। देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडॉन। ओके, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनएस नहीं है। स्टॉप, हमने लास्ट लेक्चर में स्टॉप कोडॉन देखे थे। स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं, यूएए, यूएजी एंड यूजीए, ये जो 3 कोडॉन है इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। ओके, इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, इसलिए क्या होगा कि ट्रांसलेशन के टाइम पे कोई भी टीआरएनए इसके लिए लेके नहीं आएगा एंड इसलिए ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है एंड इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्टॉप कोडॉन, क्योंकि इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। ओके, the secondary structure of the tRNA looks like a clover leaf. In actual structure, the tRNA is a compact molecule which looks like an inverted L. अभी अगर हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें टीआरएनए का तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ये जो डायग्राम है इसको हम लोग कहते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, पर एक्चुअल में क्या होता है कि टीआरएनए बहुत एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है एंड ये इन्वर्टेड एल की तरह ऐसे दिखता है, इन्वर्टेड एल की तरह। ओके, पर एक्चुअली में ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of tRNA and linked to their cognate tRNA, a process commonly called as the charging of tRNA or amino acylation or tRNA to be more specific. This is done by amino acyl tRNA synthesis. कि जैसे tRNA को, अब मैंने ये बताया था कि tRNA अमीनो एसिड लेके आता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक tRNA है। ओके, ये एक टीआरएनए, ये है 5', ये है 3'। ओके, अभी जैसे ये एयूजी के लिए कोड करेगा, अगर ये एयूजी के लिए कोड करेगा तो इसके अगेंस्ट क्या आएगा, यूएसी, यहाँ पे यूएसी में ये एंटीकोडॉन होंगे, एंटीकोडॉन होंगे, राइट, एंड ये एयूजी ये तो कोडॉन है। ओके, अभी हमें पता है कि एयूजी मिथियोनिन के लिए कोड होता है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, मिथियोनिन लगेगा। पर ये इजीली नहीं लगता है, इसलिए लगाने के लिए एक एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम काम करता है, कि ये एक एंजाइम होता है। ओके, ये एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम क्या होता है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एक एंजाइम हुआ।
ओके, ये एंजाइम क्या करता है कि जो टीआरएनए है एंड ये अभी जैसे मिथ्योनिन है, तो मिथ्योनिन है, तो ये एंजाइम टीआरएनए एंड मिथ्योनिन के बीच में एक बॉन्ड बना देता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ओके, एटीपी के हेल्प से टीआरएनए एंड मिथ्योनिन के बीच में ये बॉन्ड बना देता है। ये जो ये है, ये वाला एक बॉन्ड ही है। ओके, ये वाला बॉन्ड ही है, कौन बनाता है? ये वाला एंजाइम बनाता है। ये वाला एंजाइम बॉन्ड बनाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ओके, एंड जब भी ये अमीनो एसिड टीआरएनए पे लग जाता है तब ये नॉर्मल टीआरएनए नहीं रहता है, इसको हम लोग कहते हैं चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए, क्योंकि ये चार्ज हुआ है, किसकी वजह से चार्ज हुआ है? कुछ अभी अमीनो एसिड उसके ऊपर लग के ये चार्ज हो गया। ओके, इसलिए ये हम लोग इसको कहते हैं टीआरएनए। नॉर्मली जब अगर इस पे कोई भी अमीनो एसिड लगा नहीं है तो ये टीआरएनए कहलाएगा, पर अगर इसके ऊपर कुछ अमीनो एसिड लग गया है एक्सेप्टर एंड पे, 3' एंड पे अगर कुछ अमीनो एसिड लग गया है तो इसको हम लोग कहते हैं चार्ज टीआरएनए। इसको क्या है कहेंगे हम? चार्ज टीआरएनए। तो ये चार्ज टीआरएनए किसकी वजह से बनता है? ये अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस, ये एक एंजाइम है, उसकी वजह से चार्ज टीआरएनए बन जाता है। इसमें क्या होता है कि जो टीआरएनए है वो कोई भी अमीनो, अभी तो यहाँ पे मैं एयूजी का एग्जांपल ले रही हूँ इसलिए मिथोनिन, पर अगर इसके जगह कोई भी अमीनो एसिड हो गया, फॉर एग्जांपल अगर वैलिन, अगर वैलिन लेके आए तो वैलिन और टीआरएनए के बीच में भी अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस बॉन्ड बनाएगा, किसके हेल्प से? एटीपी के हेल्प से। ओके, तो क्या बोले कि therefore in the first phase itself amino acid are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA। tRNA charge हुआ और amino acylation of the tRNA, to be more specific this is done by amino acid tRNA synthesis। if two such charged tRNA are brought close enough, the formation of the peptide bond between them would be favored energetically। अभी क्या होता है कि अगर tRNA दो चार्ज अगर टीआरएनए है, फॉर एग्जांपल अगर ये मिथियोनिन का चार्ज टीआरएनए है एंड अगर ये वैलिन का चार्ज टीआरएनए है, ये टीआरएनए है। ओके, अगर इसमें अगर हम लोगों ने ये बहुत क्लोज ला लिया, अगर इसमें बहुत क्लोज ला लिया तो इसके बीच में बॉन्ड बनना बहुत इजी हो जाएगा, ये कहते हैं एनर्जिकली फेवर्ड होता है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको ही हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं ये हम नेक्स्ट वाले ट्रांसलेशन के लेक्चर में हम लोग ज़रूर देखेंगे, पर हमको इतना सिर्फ याद रखना है कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम चार्ज टीआरएनए को बनाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड हाँ, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।